नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग राजी खुशी से होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम पवन है। अब वैसे तो ये झारखंड के रहने वाले हैं। अब पवन बताते हैं कि उस रात जो हमारे साथ में हुआ मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। ये घटना जो पवन के साथ में घटी थी ना, साल था 2009 का। तो हुआ क्या था पवन के साथ में, आइए विस्तार से इस कहानी में चलते हैं और एक एक चीज़ पर पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, ऐसा सफ़र जो आज हम कर रहे थे ना, हर दिन की तरह ही था, कुछ अलग नहीं था। मेरा नाम पवन, हाँ मेरा साथी ड्राइवर का नाम प्रदीप। हम दोनों एक ही गांव के। आज जो ट्रक था वो हमारा ही था, मेरा था। आज जो मेरे साथी थे प्रदीप, जो असिस्टेंट ड्राइवर थे मेरे ही गांव के और मेरे अच्छे खासे मित्र थे। अब मेरे ही ट्रक पर अब नौकरी कर रहे थे। ये हम लोग का जोड़ी लगभग साल भर हो चुका था। प्रदीप और मैं हमेशा अब एक तरह से दूर दूर का सफ़र करते रहते थे। अब ट्रक का सफ़र, आज हम राजस्थान में, कल हरियाणा में, परसों ना जाने कहाँ, और ये सफ़र तो हमेशा चलता ही रहता था। हाँ, कभी कभी जब हमारी ट्रक वगैरह ख़राब हो जाए तो बात ही अलग होती है। अब वैसे मेरे जो साथी ड्राइवर हैं बताते हैं कि पवन, अपने देश में बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड जगह है। कुछ नाम भी बताए थे और वो बताते थे कि पवन, उस जगह पर रात के टाइम में अकेले मत गुजरना। लेकिन मैं ड्राइवरी लगभग 4 साल से कर रहा था। अब मैंने आज तक ऐसा कुछ अनुभव किया ही नहीं। मुझे तो लगता था कि ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है जो मेरे साथी ड्राइवर बताया करते हैं। अब वैसे मैं इन शक्तियों पर विश्वास तो करता था, लेकिन कभी आमना सामना नहीं हुआ था। अब मैं कभी आमना सामना करना भी नहीं चाहता था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी शक्तियाँ कभी मुझे दिखाई भी ना दे। लेकिन जो होने वाला है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब एक तरह से हम राजस्थान के सफ़र में थे। अब जिधर देखो उधर कीकर का पेड़ और दूर दूर तक खाली मैदान, खेत अब ऐसे ही दिखाते थे, बाजरे के खेत। और हमारा ट्रक शाम के टाइम अब हो चुका था और हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम लोग का दोनों का टारगेट था कि हम सुबह 4 बजे या 5 बजे तक अपनी मंजिल को पा लेंगे। और हम बड़े एक तरह से कहीं रुकते नहीं थे। कभी कभी चाय वगैरह पीने के लिए कहीं रुक गए 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा हम देर नहीं करते थे। अब हम लोग का जो टारगेट सेट हो चुका था कि हम 4-5 बजे तक अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आखिरकार हम दोनों साथी और चल पड़े थे। ट्रक मैं ही अब ज़्यादातर चलाता था और जब मैं थक जाता था तब मेरे साथी प्रदीप अब ये स्टीयरिंग संभाल लेते थे। अब पूरी सफ़र करते करते और एक ढाबा पर रुकने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, अब रात का करीब 11 बजने जा रहा था। और वहाँ पर जो हमारे कुछ बंधु थे, ट्रक ड्राइवर थे, और वो अपने अब ढाबा पर जो चारपाई लगी होती है और उस पर अपनी अब एक तरह से टांगे पसारे आराम से सो रहे थे, जैसे अब कहीं उनको जाना ही न हो। वो अपनी मंजिल अब पा चुके हैं। लेकिन हम लोग जो थे ना, फुल एक्टिव थे। हमें पता था कि हमें अब आराम नहीं करना है। अगर एक बार चारपाई पर गिरेंगे ना, फिर उठने का दिल नहीं करता। ऐसा हम दोनों चाहते नहीं थे। जब हम खाना वाना खा करके जब अपने ट्रक की ओर बढ़ने लगे तो उनमें से एक ड्राइवर जो हमें टोकी बैठा, अरे भैया सुनो। मैं ठिठक के रुक गया और आवाज़ दिया कि जी बताइए। अरे कहाँ चले, आराम करो। अब सुबह में हम लोग 3 बजे 3:30 बजे निकलेंगे, सब इकट्ठे ट्रक चलेंगे। रुक जाओ, अभी क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हें आगे का मालूम नहीं कि क्या होता है? एक तरह से वो बंधे हुए सवाल किया था, जवाब दिया था। हाँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि आखिर वो साथी ड्राइवर जो हाँ
आराम कर रहा था, कहना क्या चाह रहा था। मैं कहने लगा, जी समझा नहीं, आप जरा स्पष्ट बताइए। तब वो ड्राइवर कहने लगा, अरे भैया देखो, हम लोग सारे आराम कर रहे हैं। अब सुबह 3:30 बजे के आसपास चाय वाय पी करके अब फिर हम लोग इकट्ठे ही अब आगे की तरफ चलेंगे। शायद तुम्हें भी उधर ही जाना है। जगह का नाम बताए तो मैंने बोला, हाँ हाँ, हमें भी तो उधर ही जाना है। तब कहने लगे, क्या जल्दीबाजी कर रहे हो? अब ये जो रोड है ना, आगे चल करके खतरनाक हो जाती है रात में। क्या तुम इस रोड की कहानी नहीं जानती हो? अब मैं कहने लगा, नहीं जी, हमें तो नहीं पता। तब वो कहने लगे, अरे भैया आराम करो। तब तक जो हमारा असिस्टेंट ड्राइवर था प्रदीप भाई, और वो कहने लगा, किसकी बातें में आ रहे हो? ये लोग खुद तो आराम कर रहे हैं और दूसरों को भी कह रहे हैं कि आराम करो आराम करो। अरे हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं भैया, चलिए चलते हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं, डराते रहते हैं दूसरों को, खुद भी नहीं जाते हैं, दूसरों को जाने भी नहीं देते हैं। चलो हम चलते हैं, चलो भैया। लेकिन मैं सोच में पड़ गया था कि ये ड्राइवर कुछ तो जानता जरूर है जो आगे हमें मिल सकता है, लेकिन वो ज़्यादा विशेष ऐसी कोई बात नहीं बताया था। बस बंधे हुए अंदाज में कहा था कि आगे खतरा है। अब खतरा कैसा है? चोर डकैतों से है या फिर कैसा खतरा? और तब तक मेरा साथी ड्राइवर कहने लगे, भैया देर नहीं करते हैं, सुबह हमें जल्दी पहुंचना है और इसके बाद हमें वापसी भी तो होना है। मैं भी अब ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया और अपना स्टीयरिंग संभाल लिया था। प्रदीप कह रहा था, भैया आप आराम करो और मैं चलाता हूँ। और तब मैंने बोला, भाई अब थोड़ी देर मुझे चलाने दे, और जब मैं थक जाऊँगा ना तब स्टीयरिंग संभाल लेना। और इसके बाद हमारी ट्रक स्टार्ट हो चुकी थी। हम अपने रास्ते पर चल पड़े थे। अब 11 बजे के बाद अब वैसे भी वो रोड जो था बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। जिधर देखो उधर एकदम शांति छाई हुई थी। अंधेरा अब रुक रुक करके चांद भी नजर आ रहा था। जब आसमान में बादल चांद को ढक लेता था तो अंधेरा हर तरफ हो जाता था। लेकिन शुक्र था कि आज चांद निकला हुआ था, लेकिन कभी कभी बादलों के अंदर चला जाता था। खैर हमें कोई चांद से लेना देना नहीं था। हमारे ट्रक का जो हेडलाइट था खूब रोशनी देता था और उस रोशनी के चकाचौंध में हम दूर तक रोड को नज़र से देखते रहते थे। आखिर हम दोनों आपस में बात करते हुए चलते जा रहे थे। अचानक अब उस ढाबा से कुछ किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर ही हम चल पाए होंगे, और तभी ऐसा लगने लगा कि इंजन बंद होने वाला है। इंजन अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, ऐसी आवाज़ कर रहा था जैसी आवाज़ होनी नहीं चाहिए। और जब मैं अब मीटर देखने लगा कि आखिर दिक्कत कहाँ पर है, ये आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है, और तब मैं देखा जो टेम्परेचर की सुई थी वो तो लाल निशान को छू रही थी। ये यानी हमारा ट्रक का इंजन अब बेहद ज़्यादा गर्म हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार जो इंजन था अब रुक चुका था। अब हम दोनों अब उसी इंडिकेटर को देख रहे थे जो सुई उसकी लाल निशान को छू रही थी। ये कैसे हो गया? टेम्परेचर कैसे इंजन का हाई हो गया? अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे पता था कि ऐसे वक्त में मुझे करना क्या होता है। अब हमारे पास में अब कुछ पानी तो कैन भरा हुआ था और उस पानी का इस्तेमाल हम अब इंजन को ठंडा करने में कर सकते थे। अगर ऐसा कर लेते तो हमारा जो इंजन का टेम्परेचर जो हाई हो चुका था वो नॉर्मल हो सकता था। लेकिन ये ज़रूर इसमें कुछ बीमारी आ चुकी थी। ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर इंजन बिल्कुल सही है तो ये दिक्कत कभी आती ही नहीं है। ज़रूर कुछ इंजन में गड़बड़ हो चुका है। अब जिस जगह पर हम रुके थे ना, आसपास में कोई बस्ती नहीं, कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं। जिधर देखो दूर तक जंगली कीकर का अब पेड़ी नजर आ रही थी। या दाएं देखो या बाएं देखो, हाँ सड़क तो बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि इस सड़क पर कोई चलता हो। बिल्कुल सुनसान और ऐसी पड़ गई थी जैसे इस पर कोई आता जाता ही ना हो। अब मामला तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। हाँ, मैं अपने साथी प्रदीप से कहने लगा, प्रदीप अब वो कैन निकालो, चलो रेडिएटर पर पानी मारते हैं, इंजन को ठंडा करते हैं।
ऐसा हम कभी कभी कर लिया करते थे। जब ऐसा तो होता नहीं था, लेकिन आज से 2 साल पहले ऐसा ही मैंने किया था, जब मेरे साथ में ऐसी घटना घटी थी। आखिरकार हम दोनों मिलकर के इंजन को ठंडा करने लगे और रीडिंग भी देखते जा रहे थे। अब वो वाकई में रीडिंग, अब जो सुई थी लाल निशान को छोड़ करके हरे की तरफ बढ़ चुकी थी। हम दोनों बड़े खुश थे, जल्दी जल्दी इंजन को पानी मार रहे थे रेडिएटर पर, ताकि इंजन कूल हो जाए। अब फिर हमारा इंजन स्टार्ट हो सकता था। आधा घंटा से अधिक लग चुका था, तब वो सुई हरे निशान पर बिल्कुल पहुंच चुकी थी। अब हम दोनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे हमने अब विजय प्राप्त कर लिया हो, हम युद्ध को जीत चुके हैं। अब फिर मैंने अब प्रदीप से बोला कि अब जाकर के इंजन स्टार्ट कर, और मैं नीचे ही खड़ा रह गया। अब इंजन एक बार सेल्फ लिया, दोबारा सेल्फ लेते ही इंजन पहले जैसे आवाज के साथ में स्टार्ट हो चुका था। तब मैं खुश हो चुका था। उधर मेरे साथी प्रदीप भी खुश हो गया था, कहने लगा भैया आओ जल्दी, अब निकलते हैं यहाँ से। अब प्रदीप जो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ था, मैं उसको उठाना नहीं चाहता था। मैं कंडक्टर साइड वाला सीट पर आ बैठा था। अब प्रदीप स्टीयरिंग संभाल चुका था और ट्रक को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन हम 2 किलोमीटर ही चल पाए थे। मेरी निगाह उसी अब मीटर गेज पर थी, टेम्परेचर वाली पर। वो फिर धीरे धीरे हरा निशान पार करते अब लाल क्षेत्र में पहुंच रही थी। मुझे अब चिंता सताने लगी थी, जरूर हमारे ट्रक के इंजन में कोई लाइन जो है, पाइपलाइन जो कूलिंग का है, वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तभी ये टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। कुछ देर के बाद फिर वही पोजीशन आ जाएगी। अब तो हमारे पास में पानी भी नहीं है ताकि हम इंजन को ठंडा कर पाएंगे। अब विकट परिस्थिति आने वाली थी। जहां तक प्रदीप था, ट्रक को दौड़ाया जा रहा था। आखिरकार सुई निशान को छू गई थी। तभी मैंने बोला कि प्रदीप इंजन बंद कर, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आवाज बदलने लगी थी और झटके से अब इंजन प्रदीप ने बंद कर दिया था। वो भी हैरान था, अब हैरान तो मैं भी था। अब तो हमारे पास में पानी भी नहीं बचा था और इस जगह पर पानी मिलने का कोई भी संभावना नहीं था। एक तो ऐसे ही हम रोड पर निकले हुए थे और ऊपर से रोड के आसपास में ना कोई घर ना कोई बस्ती हमें दिखाई दे रही थी। आखिरकार हम ट्रक रोक चुके थे। अब दोनों लोग सोच रहे थे कि काश हमारे पास में कुछ और पानी होता। हम ऐसी सुनसान जगह पर रुकना बिल्कुल नहीं चाहते थे। ट्रक हमारा लोड था, अब कुछ भी हो सकता था, कीमती सामान था उसके अंदर में। हम नहीं चाहते थे कि ऐसे रोड पर हमें अब रुकना पड़े। हम चाहते थे कि कुछ पानी मिल जाए तो हम अपना फिर कूलिंग को अब एक तरह से ठंडा करेंगे। अब फिर हम अपना ट्रक स्टार्ट करके कुछ आगे ले जाएंगे। कोई बस्ती में अगर हम पहुंच जाए, जहां पर कुछ गांव हो, चाहे कुछ भी हो, तब हमें लगेगा कि हम सुरक्षित हैं। अब ऐसी जगह पर डर तो लगता ही है। और आखिरकार अब हम दोनों ट्रक में बैठे हुए सोच रहे थे कि कहाँ से पानी आए। अब प्रदीप बड़ा टेंशन कर रहा था। भैया वो ड्राइवर कुछ बोल रहा था, आपने सुना था उसकी बात पूरी? मैंने बोला तुमने सुनने कहाँ दिया भाई, तुम्हें तो जल्दी हुई पड़ी थी। चलो भैया देख लिया ना। अगर हम उसकी पूरी बात सुन लेते तो शायद हम अब कुछ अलग सोच पाते, चाहे हम रुक जाते उसी जगह पर। लेकिन तुमने तो बड़ा जल्दी कर दी। मैं प्रदीप को समझा रहा था। अब वो समझ गया था कि मुझसे गलती हुई है। अब फिर हम दोनों शांत बैठ गए थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि अब क्या करें। तभी ऐसा अब कोई लग नहीं रहा था कि कहीं पर कोई बस्ती है, कोई गांव है, कोई पानी का सोर्स हमें मिल सकता है। अब मैं प्रदीप को कहने लगा कि प्रदीप, मैं तो अब जा रहा हूं पिछली सीट पर सोने के लिए। अब ट्रक का जिम्मेवारी तेरी है, अब तू जागती रहना। जब तुझे लगे कि नींद आ रही है तो मुझे उठा देना। और इसके बाद में सही में मैं थक भी चुका था और मैं नींद का शिकार अब बन चुका था। जैसे ही मैं अपने सीट पर अब लेटा और नींद ने मुझे घेर लिया था। जब मेरी नींद खुली ना, कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे लग रहा था कि पास से कोई बारात
गुजर रही थी, ढोल बज रहे थे जोर जोर से। मैं तो जैसे सपने में था, वो ढोल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। अब ढोल की आवाज़ जैसे ही कानों में पड़ी, मेरी आंख खुल गई थी। और जब मेरी आंख खुली ना, तो मैं पहले अब प्रदीप को देख रहा हूँ, लेकिन प्रदीप स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठा ही नहीं था, ना मेरे बगल वाली सीट पर कहीं बैठा था। वो तो ट्रक में नजर ही नहीं आ रहा था, केबिन में था ही नहीं। और वो ढोल अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी। उस ढोल की आवाज़ सुन करके मैं थोड़ा चौंक गया था कि जब हम यहाँ रुके थे तब आसपास में कोई बस्ती ना कोई गांव था, तो ये ढोल कौन बजा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। और मैं अब प्रदीप को आवाज़ देने लगा, प्रदीप क्या तुम बाहर हो, प्रदीप क्या तुम बाहर हो। लेकिन प्रदीप का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। आखिरकार मुझे अब नींद आलकस को छोड़ना पड़ा। अब फिर मैं उठ बैठा, खिड़की खोली और नीचे झांकने लगा। अब प्रदीप का रोड पर कहीं अता पता नहीं था, लेकिन ढोल की आवाज़ मेरे कानों में बराबर पड़ रही थी। अब मैं अंदाज़ा लगाने लगा कि ढोल बज कहाँ रहा है। ढोल बजने का मतलब कि वहाँ बस्ती होगी, गांव होगा, और गांव के मतलब कि वहाँ पानी भी जरूर होगा। कहीं प्रदीप इस चक्कर में तो नहीं गया है, पानी लेने तो नहीं गया है। अब मैं केन की तरफ देख रहा, जो खाली केन हमारे केबिन के अंदर पड़ी थी। वाकई में दोनों का दोनों केन अब गायब थी। अब मैं पूरी तरह से अब समझ चुका था, शायद प्रदीप पानी लेने के लिए गया है, ताकि इंजन को ठंडा कर सके और फिर हम आगे का सफ़र जारी रख सके। हम कोई सही जगह पर पहुंच करके और अपना ट्रक का रोक करके मैकेनिक का बुलाने का इंतज़ार करें। शायद यही सोच करके प्रदीप पानी के लिए गया होगा, लेकिन कहाँ गया है। मैं दूसरी साइड अब ट्रक से नीचे उतर चुका था और आसपास में देखने लगा। अब मुझे उस रोड पर अभी भी कोई आता जाता नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैं देखने लगा कि प्रदीप जो ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और उधर देख रहा था, और तब मुझे कुछ रोशनी सी नज़र आई। और रोशनी जहाँ नज़र आ रही थी और वहीं पर ढोल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था। मतलब प्रदीप उसी तरफ में गया है। जरूर वहाँ घर होंगे, गांव होगा, बस्ती होगी, और पानी लेके आता ही होगा। मैं अब इंतज़ार करने लगा था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, लगभग अब 1 घंटा होने वाला था। मैं बेचैन होने लगा। अब रोड पर इधर से उधर घूम रहा था कि प्रदीप अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया। अब बिना बताए ये क्यों गया, मुझे जगा देता कि भैया अब जाग जाओ, अब मैं पानी लेने जा रहा हूँ। लेकिन वो तो बताया भी नहीं, चुपचाप चला गया खेल लेकर के। मैं एक तरह से प्रदीप पर गुस्सा हो रहा था, नाराज हो रहा था। ऐसे प्रदीप को करना नहीं चाहिए। जब 1 घंटा पूरा होने लगा, तब मैं बेचैन हो चुका था। मैं सोचने लगा कि इधर ढोल बज रहा है, रोशनी दिखाई दे रही है, मुझे वहां चलना चाहिए, प्रदीप की खोज खबर लेनी चाहिए। आखिर इतनी देर से प्रदीप कर क्या रहा है। ट्रक लॉक करके अब फिर मैं उसी दिशा में चल पड़ा था जिधर वो रोशनी नजर आ रही थी। ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। मैं बेफिक्र एकदम चलता जा रहा था कि प्रदीप होगा तो वहीं पर होगा, शायद वहाँ कोई नाच गान का प्रोग्राम हो रहा। और प्रदीप अब एक तरह से अब थोड़ा ऐसे ही नाच गाने में इंटरेस्ट रखने वाला लड़का था, कहीं वो उसी समाज में जा कर के अब देखने लगा होगा। ऐसे ही है। अब मैं यही सब सोचता हुआ नज़दीक पहुंचता जा रहा था, नज़दीक पहुंचता जा रहा था। जब काफ़ी नज़दीक पहुंच गया ना, तब मैं देखा कि अरे आग जल रही है, खेतों के बीच में खाली आस्थान है और चारों तरफ कीकर का पेड़ है और आग की रोशनी काफ़ी अच्छी थी। और वहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं, जिसमें औरतें भी हैं और मर्द भी हैं। और सब एक जैसे लाल लाल सफ़ेद कपड़े, नीचे सफ़ेद ऊपर लाल, एक जैसे पहन रखे हैं। तो क्या ये कोई मेला चल रहा है, क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन मैं लगातार मेरी निगाहें प्रदीप की ढूंढ रही थी। मुझे उस एरिया में कहीं पर अब घर दिखाई नहीं दे रहा था, ना तो कोई बस्ती नज़र आ रही थी। तो आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं,
आई खेतों के बीच में कर क्या रहे हैं? ये कौन सा उत्सव मना रहे हैं? बीच में आग जला करके गोल गोल चक्कर लगाते हुए डांस करते जा रहे हैं और अजीबो गरीब आवाज़ में कुछ गाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी। मेरी निगाहें तो बस प्रदीप की ढूंढ रही थी, प्रदीप कहाँ है, प्रदीप कहाँ है। लेकिन प्रदीप अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब और नज़दीक पहुंच गया था। अब मैं जब ज़्यादा नज़दीक उस आग के पास जाने वाला था, तभी मेरा कदम अचानक रुक गया। मैं क्या देखता हूं कि आग के नज़दीक प्रदीप, अब एक तरह से उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। अब उसके जो शरीर है ना, पीला रंग से, जैसे हल्दी से पूरी तरह से रंग दिया गया हो। चेहरा भी उसका हल्दी से रंगा हुआ है, लेकिन उसकी बाल के स्टाइल, उसकी मोटी मोटी आंखें और चेहरे की बनावट से मैं पहचान चुका था। अरे ये तो मेरा प्रदीप है। ये प्रदीप यहाँ पर क्या कर रहा है? ये कौन सा भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर? इसमें प्रदीप कैसे शामिल हो गया? ये कौन लोग हैं? सही मायने में मैं प्रदीप को जो हालात में देखा था, मैं थोड़ा भयभीत हो गया था। ये प्रदीप यहाँ कर क्या रहा है? ये अपने चेहरे पर, जिस्म पर ये हल्दी जैसा क्या लगा रखा है? ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अचानक मैं आगे बढ़ने लगा गुस्से में, प्रदीप प्रदीप। जैसे ही मैं उनके नज़दीक पहुंचा, तभी दो लोग उस झुंड में से निकल करके मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। बड़ी बड़ी उनकी आंखें देख करके मैं थोड़ा डर गया था। आंखों का रंग अब लाल जैसा दिखाई दे रहा था और उनकी लंबाई भी अच्छी खासी थी। अब लंबे चौड़े पहलवान जैसे दिख रहे थे और लाल सफ़ेद कपड़ा में अब जरा अलग ही नजर आ रहे थे। एक तरह से मुझे वो रोक रहे थे। मैं अपने प्रदीप को आवाज़ दे रहा था, प्रदीप तू मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है? जब मैं चिल्लाता ना, वो ढोल की आवाज़ तेज हो जाती थी, जैसे वो ढोल की आवाज़ में मेरी आवाज़ को छुपा देना चाहते हो। प्रदीप के कानों में आवाज़ वो पड़ी नहीं रही थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं जब उन दोनों को देखा ना, तो सहम गया था कि मामला क्या है भाई। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि ये मेरा साथी है, मेरा भाई है, आप लोगों ने उसके साथ में क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये हो क्या रहा है? मेरे दोस्त को छोड़िए, मेरे भाई को छोड़िए, हम ट्रक ड्राइवर हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। हम तो अब एक तरह से मेरा भाई पानी की तलाश में आया था। मैं वो जो पानी का बर्तन था, प्लास्टिक के पीपे, वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था कि आखिर वो पानी का डब्बा अब एक तरह से कहाँ पर है, प्रदीप ने कहाँ छोड़ा है। अब वो दोनों लोग मुझे डराने लगे, अजीब आवाज़ निकालने लगे, अब मेरी तरफ आगे की ओर बढ़ने लगे, जैसे वो मुझे रौंद देंगे, मुझे धकेल देंगे। ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं उनसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सुनिए सुनिए, वो मेरा भाई है, हम एक ही गांव के हैं, अब उनके साथ में आप क्या कर रहे हैं? अब उसको पूरा नंगा क्यों किया गया है? उसके शरीर पर हल्दी जैसा क्या लगाया हुआ है? ये सब क्या हो रहा है? उसको छोड़िए, हमें दूर जाना है, इसको छोड़ दीजिए। जो भी आ रहा था मन में, अब मैं उनको सुना रहा था। अब एक तरह से रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना कर रहा था कि ताकि मेरी प्रार्थना सुन करके अब मेरे प्रदीप को छोड़ दें। लेकिन वो तो उल्टा ही मुझे धपका रहे थे, गुर्रा रहे थे, जैसे चेतावनी दे रहे थे कि तुम यहाँ से अब निकल जाओ, इसी में खैरियत है। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं रहा था और वो मुझे भरपूर डराने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं हिला नहीं ना पीछे की तरफ जाने के लिए, तब उनमें से एक मुझे जोर का धक्का दिया और वो धक्का इतना तेज था कि मैं कई फीट पीछे उछल चुका था हवा में। धड़ाम से अब उस खेत में गिरा। आज जैसे ही गिरा ना, मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं आसमान से उड़ता हुआ जमीन पर गिरा हूँ। और वो जो लोग वहाँ डांस कर रहे थे, और वो अभी भी ढोल बज रहा था, जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, और दोनों लोग फिर उसी झुंड में जा कर के मिल चुके थे। अब तो मैं ढल चुका था। चोट तो जरूर लगी थी, लेकिन मैं चोट का परवाह नहीं किया। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं समझ गया कि मेरा साथी प्रदीप अब ऐसी चक्रव्यूह में फंस गया है जो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। अरे कौन लोग हो सकते हैं?
मुझे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। मैं अब उनकी इस हरकत पर जैसे मेरे को धक्का दिया था, मैं समझ गया था कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरे साथ बुरा भी कर सकते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि मैं वहाँ पर आऊँ। आखिर बात क्या है? प्रदीप को क्यों उन्होंने कब्जा कर रखा है? वो उनके साथ में करना क्या चाहते हैं? वाकई में मैं डर चुका था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं अब अपने प्रदीप को बचाऊं तो कैसे बचाऊं, क्या करूं, क्या नियम अपनाऊं। अब कुछ समझ में नहीं आता। आखिरकार मैं जिस रोड की तरफ से आया था उसी रोड की तरफ दौड़ने लगा था। अभी रोड दूर था, इसके बीच में कीकर का पेड़ बहुत सारा था। जब मैं वहां से गुजरने लगा, मेरे मन में यही था कि मैं रोड पर जाऊंगा, कोई भी गाड़ी आती है दिखाई देगी, कुछ भी साधन आता है वो दिखाएगा, उनको मैं रोकूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि चल के मेरे प्रदीप को बचाएं। मैं तो एकदम ऐसा डरा हुआ था, दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। तभी कीकर में से एक आवाज आई, ठहरो ठहरो, इधर रुको, इधर रुको, आगे मत जाओ। वो आवाज मेरे को डरा दिया था। अचानक एक भारी आवाज वहां पर गूंजने लगी थी, ठहरो ठहरो, आगे मत जाओ। मेरे कदम अपने आप रुक गए थे। ये कौन है भाई? ये मुझे क्यों आवाज दे रहा है? कौन हो सकता है? जब मैं मोड़ कर देखा ना, तो मैं देखता हूं कि एक एजेड व्यक्ति, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद कपड़ा अपने शरीर पर डाले हुए और खड़ा मुझे आवाज दे रहा था, रुको रुको, आगे मत जाओ, आगे मत, रुको रुको रुको। जब उनकी ये परिधान देखा, सफेद कपड़ा, वो ना जाने मुझे मन में क्या आया कि जरूर मेरी ये कुछ बात मानेंगे और मेरे साथी को बचाने में मदद करेंगे। मैं उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला गया और मैं उनसे प्रार्थना करने लगा कि मेरे साथी अब एक तरफ फंस चुका है, कई लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है और वो पूरा नंगा, पूरे शरीर पर हल्दी जैसा कुछ लगाया गया है, ना जाने उसके साथ में अब क्या होगा। बाबा जी, आप मुझे अब मेरे साथी को बचा लीजिए, साथी को बचा लीजिए। उन्होंने तो मुझे जोर का धक्का दिया, शायद वो मुझे ही मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अब भाग के आ गया हूँ। बाबा जी, आप कुछ कर सकते हैं क्या? मेरे साथी को बचाने में मदद करेंगे? तब वो बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें रोका हूँ, तुम डरो मत, सब कुछ कुछ देर में मैं सही कर दूंगा। इसकी मैं उपाय कर रहा हूँ, थोड़ा तुम शांत हो जाओ और चुपचाप एक जगह पर बैठ जाओ। मुझे 10-15 मिनट लगेगा, इसके बाद मैं तुम्हारे साथी को बिल्कुल उनके चंगुल से छुड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें चीखना चिल्लाना नहीं है। शांत भाव से एक साइड में बैठ जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। कुछ ही देर में तुम्हारे साथी को अब उनके ग्रुप से छुड़ा लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। मुझे बार बार समझाते रहे, फिर मैं शांत बैठ चुका था, जमीन पर बैठ गया था और उस बाबा की तरफ देख रहा था। बाबा अब झाड़ियों में, कीकर की झाड़ियों में चले गए थे और वो झाड़ियों में जाकर के एक तरह से गुम हो चुके थे। अब उन्होंने मुझे निर्देश दे रखा था कि तुम शांत बैठे रहना, हिलना डुलना मत, ना कोई शोर करना, ना कोई आवाज करना। अब मेरे पास इंतजार के अलावा कुछ नहीं था। अब मेरा दिल घबरा रहा था कि प्रदीप के साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। ऐसा उन्होंने क्यों किया है? शरीर पर उसका हल्दी क्यों लगा है? अब हमारे यहाँ पर तो एक मेधा थी, जब शादी ब्याह होता था तब हल्दी लगाया जाता था, लेकिन यहाँ कौन सी शादी हो रही थी? प्रदीप को साथ में क्या हो रहा है? मैं अब एक तरह से बेचैन हुआ पड़ा था, दिल धड़क रहा था, मन तो कर रहा था कि दहाड़े मार मार के रो। बस मुझे यही सोच रहा था। आखिरकार 15 मिनट बीता, फिर आधा घंटा बीत चुका था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार जब प्रदीप को लेकर के बाबा लौटे ना, मैं देख करके उछल चुका था। ये बाबा कब झाड़ियों से गए? अब प्रदीप को कैसे लेके आ गए? अब वो जो ढोल की आवाज था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। प्रदीप उसी वेशभूषा में था जैसे वेशभूषा मैंने उसको देखा था, पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई, चेहरा पर हल्दी लगा हुआ। ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं था जिसमें हल्दी ना लगा हो। ये क्या हुआ था? वो बाबा अब मेरे सामने प्रदीप को खड़ा कर दिए थे। आप कहने लगे कि बस इसको जल्दी से जल्दी अपना ट्रक में पहुंच और ट्रक को स्टार्ट कर, इस एरिया से निकल जा, इसी में तेरी भलाई है
अभी यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, मैं कुछ अब ज़्यादा विशेष कर नहीं पाऊंगा। अब मैं जो कहता हूँ उसको अब सुन। जितना जल्दी हो सके अपने साथी को लेकर के अब निकल जा। मैं कहने लगा कि बाबा मेरा ट्रक खराब हो चुका है। अब सब कुछ बताने लगा कि अब वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर हाई हो रहा है उसका। बाबा कहने लगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब इन्हीं का काम है। ये जो ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं ना, ये इन्हीं लोगों की पावर की शक्ति से ये तुम्हारे ट्रक में सब हो रहा है। ये 5-6 किलोमीटर का एरिया इनका एरिया माना जाता है। आइए, अब एक तरह से पूर्णमासी की रात को ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब बाबा बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बहुत कुछ समझाना चाहते थे, उनके बारे में बताना चाहते थे, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। वो बस यही चाहते थे कि हम लोग सुरक्षित इस जगह से, इस एरिया को पार करके सुरक्षित जगह में चले जाएं। और वही उन्होंने किया कि देर मत करो, जितना देर करोगे तुम लोग फंसते जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। तुम्हारा साथी अब उनके साथ फिर लग जाएगा, वो आकर के पकड़ लेंगे, इसको ले जाएंगे। अब फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जाओ जाओ, देर मत करो। आखिरकार अपने साथी को अब लेकर के मैं ट्रक की तरफ दौड़ गया था। साथी पूरी तरह से अब होशो हवास में आ चुका था, डरा हुआ था, रो रहा था कि भाई साहब मैं तो पानी लेने के लिए गया था। जब आप सो रहे थे तो ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुझे लगा कि ढोल जहाँ बज रहा है वहाँ बस्ती होगी, अब पानी तो हमें मिल ही जाएगा। लेकिन जब मैं पहुँचा तो वहाँ कोई गांव बस्ती नहीं दिख रहा था। खेतों के बीच में वो लोग डांस कर रहे थे, आग जलाए हुए थे, और मैं बस खड़ा होकर देखता रह गया। अचानक एक नौजवान आकर के हम मुझ पर झपट पड़ा था, और इसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं सब कुछ समझ लिया था कि प्रदीप शांत हो जाओ, अब बस हम लोग ट्रक में पहुँचने वाले हैं। और वही हुआ, कुछ मिनट में हम ट्रक में पहुँच चुके थे। जैसे बाबा ने कहा था कि तुम्हारा ट्रक का टेम्परेचर जो हाई हुआ था इन्हीं की वजह से हुआ था, तुम अपना ट्रक को स्टार्ट करो और निकल जाओ। और जब मैंने ट्रक को स्टार्ट किया तो ट्रक तो मक्खन की तरह स्टार्ट हो चुका था। अब फिर हम उस एरिया में रुके नहीं। प्रदीप अब अपने थैले में से कपड़े निकाल करके और वो हल्दी जैसा चीज को साफ करके और कपड़े बदल चुका था। हम सुबह तक यात्रा करते रहे। हाँ, बीच में कई ढाबे नजर आए थे, लेकिन हमें इतना डर लग रहा था कि कहीं ये माया जाल तो नहीं है, उन लोगों का माया जाल तो नहीं है। अब हमें उस ढाबा पर रुकने का दिल भी नहीं कर रहा था। हमें लग रहा था कि बस वो ही लोग माया जाल बना करके और ढाबा खोल रखे, और हम ढाबा पर रुकेंगे और फिर वो हमें पकड़ लेंगे। आखिरकार सुबह तक हम यात्रा करते रहे। हम उस जगह से बहुत दूर निकल चुके थे, लेकिन हम दोनों के दोनों डरे हुए थे। जब अपने गोदाम पर पहुंच गए ना, जहां माल खाली करना था, तब हम लोग उस दुख दर्द से उबर पाए थे। लेकिन ये दुख दर्द काफ़ी दिनों तक हमारे जहन में था, और हम डर जाते थे दोनों को दोनों। आखिर वो लोग कौन थे, अब प्रदीप के साथ में क्या करने वाले थे? ना तो प्रदीप को पता था, ना मुझे पता था। बस पता था उस बाबा को, जो मुझे बहुत कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उसके लिए अब उनके पास में वक्त नहीं था। उनके पास में तो वक्त था, हमारे पास में वक्त नहीं था। अगर हमें देर हो जाता तो शायद बाबा हम दोनों को बचा नहीं पाते। आखिरकार हम उस जगह से, उस चीज से, उन शक्तियों से बच करके निकल आए थे। तो दोस्तों, ये थी पवन जी की आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग के साथ में ऐसी कोई घटना घटी हो जो आप लोग मुझे बताना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप लोग शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आप फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर कल इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।